हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें हमने हर टॉपिक को लगभग कवर किया है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द लुईस सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एटम एंड आयंस S2 नेगेटिव, Al, Al3 प्लस, H एंड H प्लस। ओके, तो सल्फर हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2,8,6। तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आए तो हमने क्या करना, सिंपल सल्फर का सिंबल रखा और जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उनको डॉट की फॉर्म में इस तरीके से रख दिया। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ओके, ध्यान रखना ये जो है सल्फर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ S2 नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो सल्फर है उसका लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आगे हैं उसके पास एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉनों को डॉट की फॉर्म में सल्फर के चारों तरफ रख दिया। ये सल्फर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, सॉरी S2 नेगेटिव का। नाउ Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2,8,3। लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या करा, Al लिखा और 3 इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में लिख दिया। दिस इज Al का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आई बात Al3+। कई बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि Al3+ है, इसका मतलब हुआ कि जो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए। जब चले गए तो कुछ ही नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, Al3+ लिखेंगे और डॉट कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, भाग गए। नेक्स्ट, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर H। अच्छा, अभी H का रह गया। H का एटॉमिक नंबर 1 है, H डॉट की फॉर्म में लिख दिया। H+, वही कहानी, एक इलेक्ट्रॉन था चला गया, H+ ही रहने दिया। तो ये H+ इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H+। Now draw the Lewis structure for H2S, SiCl4, BeF2, CO3 negative, HCOOH। तो चलिए सबसे पहला H2S, वही हम जानते हैं सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 1 की शेयरिंग करना चाहेगा, सल्फर के पास 2 की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 की कमी है, 2 शेयरिंग अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। जितने की कमी होगी ना कोवेलेंट बॉन्ड में, उतने ही इलेक्ट्रॉन वो अपने शेयरिंग में देगा। तो सल्फर ने क्या काम किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस H के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस H के साथ शेयरिंग करने के लिए दिया और H ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब जो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जगह हमने कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया। अब जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। बाकी जो सल्फर के ऊपर बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, जो ये थे ये अनबॉन्डेड रूप में लिख दिए। तो इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डेड और अनबॉन्डेड फॉर्म में लिख रहा ही तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, BeF2, वही B का एटॉमिक नंबर 4, 2,2। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, वही कमी कितने की, 2 की कमी। वैसे तो देखा जाए तो 6 की कमी, लेकिन ये जो है सेकंड S ग्रुप में आता है, 2 की कमी मानी जाएगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसने अपना इधर शेयरिंग कराने के लिए दिया F के साथ, एक इधर F के साथ। अब F की भी बात ध्यान रखना है, F का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2,7। लास्ट में 1 की कमी है, 7 है ना, लास्ट में 1 की कमी है, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन F भी देगा इसको साथ। F का डॉट, B का डॉट, F का डॉट, B का डॉट। बाकी F के लास्ट में क्योंकि 7 थे तो 6 बचे हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे रख दिए, ऐसे इस F के। अब आप क्या करेंगे, वही कहानी, 2 एटम के बीच के इलेक्ट्रॉनों को आप बॉन्ड के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 2 एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो 2 का मतलब 1 बॉन्ड, ऐसे 2 का मतलब 1 बॉन्ड। बाकी F के सिर्फ पे अपने अपने जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो रख दिए। दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BeF2। चलिए ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, SiCl4, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 2,8,4। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी 4 की कमी है, तो इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में जाएंगे। इधर आ जाए Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2,8,7। लास्ट में कितनी कमी, 1 की कमी, तो इसलिए एक Cl के पास 1 की कमी है और इधर सिलिकॉन के पास 4 की कमी है। इसका मतलब सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से Cl से शेयरिंग करेंगे। समझ में आ गया कहानी? वही Cl के 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि Cl के पास 1 की कमी थी। ऐसे इस Cl का 1 डॉट इधर रख दो, इस Cl का 1 डॉट इधर। बाकी कितने बच्चे साथ में, 6 उनके सराउंडिंग में रख दिए हमने डॉट की फॉर्म में। और Si का चारों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग की 2 इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने क्या कहा था, बॉन्ड दिखा दो। इधर 2 की जगह बॉन्ड आ गया।
और बाकी Cl के जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख दिया। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4। ये ध्यान रखना है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। कभी कहो सर जी तो गलत बता रहे, नहीं, हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाना है, इसलिए हम खाली लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बता रहे। एक्चुअल तो इसका टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, CO3 नेगेटिव। CO3 नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस आया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, 2,4, लास्ट में कमी कितनी है? 4 की। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन तो रख दिया डॉट की फॉर्म में। आगे बताएंगे कि क्या कैसे हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कमी कितने की होती है? 2 की। तो एक ऑक्सीजन के तो हमने क्या करा, इसके बाद 2 की कमी से 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर रख दिए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहने दिए। 6 थे ना लास्ट में, 2 इधर रख दिए, 4 हमने ऊपर रख दिए, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, 2 इसके साथ शेयरिंग में यूज कर दिए। ऐसा क्यों किया अब बता रहा हूं। बाकी 2 ऑक्सीजन, ध्यान रखना, इनके पास भी 6 थे इलेक्ट्रॉन लास्ट में, लेकिन आप ऊपर 2 नेगेटिव देख रहे हैं। 2 नेगेटिव का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एक ऑक्सीजन को दे दिया, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन को दे दिया, तो कितने हो जाएंगे इनके पास? 6 की जगह 7, इसके पास भी 7, कमी कितने की? 1 की। तो 1 इलेक्ट्रॉन ने इधर कार्बन के साथ शेयरिंग के लिए रख दिया, इसका भी इधर शेयरिंग के लिए रख दिया, बाकी 6 इसके सिर पर रख दिए, 6 इसके सिर पर रख दिए। अब कार्बन का 2 तो उधर यूज हो गए थे, बाकी 2 बचे, क्योंकि 4 होते लास्ट में, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब यहां आपने क्या करा, दोनों एटम के बीच के जो 2 इलेक्ट्रॉन उनकी जगह बॉन्ड दिखा दिया। सिमिलरली इधर भी बॉन्ड दिखा दिया, इधर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर। बाकी अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो सिर पे बचे वो वैसे दिखा दिया। तो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3 नेगेटिव। इसमें भी एक बात समझनी है, जो चार्ज होता है उसको बड़ा ब्रैकेट लगा के ऊपर 2 नेगेटिव लगा दिया, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, HCOOH। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको कार्बोक्साइल ग्रुप के बारे में पता लगेगा। COOH, COOH में एक C डबल बॉन्डेड O होता है, एक OH होता है। C के साथ डबल बॉन्डेड O एंड OH, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो C के साथ डबल बॉन्डेड है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में आ गए। इधर OH है तो O के 6 इलेक्ट्रॉन होते लास्ट में, एक तो H के साथ शेयरिंग करेगा, एक इधर कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। ठीक हो गया। तो एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। कार्बन के 4 थे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, HCOOH है ना। अब इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो इधर हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन का बनाए। अब बाकी करना क्या है, आपने 2 एटम के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, बॉन्ड दिखाया, इन 2 के बीच 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, बॉन्ड दिखाया। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, डबल बॉन्ड दिखा दिया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल बॉन्ड। और जब ये दिखाने के बाद बचे क्या है, 2 इसके सिर में, 2 ये 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 4 इधर रहेंगे। तो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCOOH। थोड़ा सा आपको समझना है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप रखता है। Although geometry of NH3 and H2 molecule are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than ammonia. Discuss. तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएगा, तो नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने शेयर कराया। ऐसे ही इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसे ही तीसरे ने। तो 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में यूज हो गए, जिनको मैं ऐसे डॉट से दिखा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो इधर हाइड्रोजन का भी आ गया, इधर नाइट्रोजन का, इधर हाइड्रोजन का, इधर नाइट्रोजन का, इधर हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो हमने ऐसे ही सिर पे रख दिए लॉन पेयर के रूप में। तो आप देखेंगे टोटल 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। जहां 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। आ जाइए वाटर में। वाटर में ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, आप जानते ही हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो ये लॉन पेयर के रूप में हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो ऑक्सीजन के टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए मैंने आपको, 2 इधर, 2 4, 2 6, ऐसे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो दोनों ही केस में हमारे पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आता है। अब आप देखेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ भी लॉन पेयर है, वहां भी लॉन पेयर है। तो जहां लॉन पेयर होते हैं तो वहां जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल
दिस वन आल्सो कॉल्ड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है। नाउ वाटर में दो लोन पेयर देखेंगे आप, जबकि अमोनिया में एक ही लोन पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होता है, ये इसको ज्यादा रिपेल करेंगे, आपस में ज्यादा रिपेल होंगे, तो फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे। इधर से ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के, क्योंकि बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, तो ये इधर को जाएगा और इसके लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड पेयर पास में आएंगे। तो जब दो बॉन्ड पेयर पास में आएंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा। इट्स क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होने से दूर दूर जाएंगे। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है ना दो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन लगेगा, तो जब ये पास में आएगा बॉन्ड पेयर के तो बॉन्ड पेयर और इधर को जाएगा। ऐसे ये लोन पेयर इस लोन पेयर के रिपल्सन से इधर को झुकेगा, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, तो ये भी पास में आएगा। तो दोनों बॉन्ड पेयर जब पास में आएंगे तो उनका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल वाटर में लेस है देन अमोनिया। तो कारण क्या है वो मैंने लिखवा दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर इन H2O, जो अभी मैंने समझाया। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, देयर इज मच रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में, देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो बॉन्ड एंगल इन H2O इज लेस देन अमोनिया। समझ में आ गया? क्योंकि लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये जब ज्यादा रिपेल करेंगे दूर जाएंगे, तो ये फिर इसको रिपेल करेगा, ये पास में आएगा इधर को, ये भी दूर जाएगा क्योंकि इसके रिपल्सन से ये इधर कहीं पे आएगा, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये और इधर को आएगा। तो दोनों बॉन्ड पेयर पास में आने के कारण इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कॉज मैंने लिखवा दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 NO2 LO3 नेगेटिव। चलिए इसे भी समझते हैं। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में भी 6, तो टोटल 4 एटम हो गए, तो 6 × 4 = 24 इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लीस्ट एटम को बीच में और मोस्ट एटम को सराउंडिंग में, सल्फर को बीच में रखा, ऑक्सीजन को सराउंडिंग में रख दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे कि सेंटर और सराउंडिंग के एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो 2 इधर रखे, 2 इधर रखे, 2 इधर रखे, तो टोटल कितने हो गए 6। तो हमने क्या करा, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनकी जगह तो बॉन्ड दिखा दिया, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ। अब यहाँ डबल बॉन्ड क्यों दिखाया ये भी समझाएंगे, क्योंकि सल्फर के जो सराउंडिंग में 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अभी इसको ऑक्टेट से 2 की कमी थी, तो हमने क्या करा 2 इलेक्ट्रॉन और रख दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन की जगह हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इट्स क्लियर? तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड, तो हमारे पास बीच में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, और 8 24 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब उस 16 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रखेंगे, 6 इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, 6 इसके सराउंडिंग में, 12 और 4 ये हमारे पास आ गए, तो 16 इलेक्ट्रॉन हमारे फिर सराउंडिंग वाले एटम को इस प्रकार रखते हैं कि वो सेंटर और सराउंडिंग के बीच में ना आए, तो बाहर की तरफ को रख दिया। तो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया हमारा, और पहला स्ट्रक्चर में। तो जरूरी ऐसा थोड़ी है कि यहीं पे डबल बॉन्ड बन सकता था, ये वाले ऑक्सीजन भी तो डबल बॉन्ड बना सकता था, तो यहाँ बन जाता डबल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, और ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता था, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ। तो दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3। क्लियर? चलिए अब आते हैं NO3 नेगेटिव में। अब वैसी कहानी फिर से, नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है लास्ट सेल में, और ऑक्सीजन के हो गए 6 3 18, और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 19 और 5 कितने हो गए 24, तो टोटल 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहानी फिर से हुई, नाइट्रोजन लीस्ट के बीच में रखा, सराउंडिंग में ऑक्सीजन को रख दिया, 2 एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखने थे, तो 2 2 4 एंड 2 6 होते, ऑक्टेट की कमी हो रही थी 2 से, तो हमने क्या करा 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 4 और 4 यहाँ रख दिए, 8 हो गए, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अब यहाँ 4 रखे तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ 2 रखे तो सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अब 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 में से 8 गए हमारे पास, तो फिर से 16 बचे। 16 को फिर से हमने क्या करना है कि सराउंडिंग वाले एटम को इस प्रकार देना है कि सेंटर सराउंडिंग के बीच में ना आए, तो हमने क्या करा 6 यहाँ रखे, 6 यहाँ रखे, और 2 और 2 4 यहाँ, तो कितने होगा 6 6 12, 12 और 4 16। इट्स क्लियर? तो ये भी हमारा NO3 का बन गया। हाँ, अगर जब नेगेटिव हो तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट लगा के उसमें माइनस कर देना। फिर से वही कहानी, क्या यही डबल बॉन्ड बन सकता था? नहीं, यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था। जब यहाँ बना तो डबल स्ट्रक्चर ये बन गया, जब यहाँ बना डबल बॉन्ड तो स्ट्रक्चर ये बन गया। तो ये
NO3 नेगेटिव का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया। इट्स क्लियर। अब चलते हैं NO2 के स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा स्पेशल केस है ये, क्योंकि NO2 जो है संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन रखता है। चलिए कैसे समझते हैं। NO2 के स्ट्रक्चर को बताने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 5। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर इसका होता है 7, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा भैया, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इससे कहेगा शेयर कर दे, क्योंकि कमी है 2 की। ठीक हो गया। ऐसा भी हो सकता था दूसरा ऑक्सीजन भी आता, वो भी कहता 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं दे रहा हूँ और बाकी मेरे पास 6 ही, तो डबल बॉन्ड बना ले। तो कितना हो जाएंगे ऐसे देखेंगे तो ऑक्सीजन का 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे हो गए, 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे। बट नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे? 4 4 8 और 1 9। ये तो ऑक्टेट रूल से अगेंस्ट चला गया ना, 9 तो हो ही नहीं सकते। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा कि ये एक डबल बॉन्ड तो बना लेगा, बाकी दूसरा ऑक्सीजन से कहेगा भैया मैं तेरे से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ क्या कर सकता? कोऑर्डिनेट कर सकता। और मैंने आपसे कहा था जब वो कोऑर्डिनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं जो ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे, नाइट्रोजन के, तो 2 ये हो गए, 4 ये, 4 2 6 और 1 7। तो अभी भी इसके बाद एक की कमी है। तो मैंने आपको बताया था कि NO2 जो होता है ये संसार में डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल NO2 फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसके पास एक की कमी है। ओके, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ कर रखा है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ। इट्स क्लियर। और जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बने, यहाँ भी बन सकता था, तो देयरफॉर द स्ट्रक्चर बिकम्स दिस। ओके, तो दिस इज द NO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, although both CO2 and H2O are triatomic, the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 linear. Explain on the basis of dipole moment. तो हमें डायपोल मोमेंट के आधार पे ही बताना है कि H2O का जो स्ट्रक्चर और बेंट है, CO2 का लीनियर है, ऐसा क्यों? तो चलिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शोज दैट द डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0 एंड H2O का जो डायपोल मोमेंट होता है 1.84 t। अब CO2 में 0 है, ऐसा कैसे? जबकि CO2 में 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 CO बॉन्ड हमारे पास है। और CO बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ को इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, डायपोल मूवमेंट होगा। तो 2 CO बॉन्ड होने के कारण दोनों का अपना अपना डायपोल मूवमेंट होगा। तो अब ये कहता है कि इन CO2 दिस इज पॉसिबल व्हेन द डायपोल मूवमेंट ऑफ वन CO बॉन्ड इज कैंसल्ड बाय द डायपोल मूवमेंट ऑफ अदर CO बॉन्ड। सो दिस इज पॉसिबल व्हेन बोथ आर एंटी पैरेलल। ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों CO बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल मैनर में होगा, तो नेट डायपोल मूवमेंट 0 होगा। तो इसका मतलब जो CO2 का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होगा अकॉर्डिंग टू द डायपोल मूवमेंट। व्हाइल इन H2O जो डायपोल मूवमेंट है वो है 1.84 d, वो 0 नहीं है। इसका मतलब 2 OH बॉन्ड हैं, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल मैनर में नहीं है। अगर एंटी पैरेलल मैनर में होते तो 0 हो जाता डायपोल मूवमेंट। तो 180 डिग्री से वो जो एंगल है वो थोड़ा सा कम बनाते हैं, दैट इज वो बेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा वो यहाँ दिखाया गया है। तो OH बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट O की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों का रिजल्टेंट जुड़ जाएगा। और लॉन पेयर का डायपोल मूवमेंट हमेशा लॉन पेयर के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को होता है, तो इन दोनों का डायपोल मूवमेंट भी जुड़ के ऊपर को हो जाएगा, तो नेट डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा। बट यहाँ CO2 के केस में कार्बन ने ऑक्सीजन की तरफ को डायपोल मूवमेंट हुआ, इधर C से इधर ऑक्सीजन की तरफ को डायपोल मूवमेंट हुआ, दोनों का नेट डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ अनइक्वल मैनर में है, इसलिए यहाँ डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। इट्स क्लियर। Which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment? ओके, तो चलिए NH3 हम जानते हैं नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की कमी। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 की कमी। एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, तो एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। ऐसे नाइट्रोजन के एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यहाँ यूज हो चुके हैं, 2 इसके सिर पे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। अब हाइड्रोजन का भी एक एक शेयरिंग कर रहा है, तो टोटल नाइट्रोजन के पास अब कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8।
एंड आल्सो 2 ये हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे, एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का भी डुप्लेट से ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। चलिए अब NF3 में आते हैं, कहानी वही है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है। फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की कमी होती है, तो वो भी जैसे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे नाइट्रोजन के साथ, ऐसी फ्लोरीन भी करेगा। स्ट्रक्चर सेम है, अरेंजमेंट भी सेम आया। क्या है, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 हो गए, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। लेकिन लोन पेयर के कारण ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, दिस इज आल्सो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इट्स क्लियर। अब आता है डायपोल मूवमेंट। हम जानते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे इधर। तो डायपोल मूवमेंट किसके डायरेक्शन में है, नाइट्रोजन के। तो तीनों NH बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। और जो लॉन पेयर का डायपोल मूवमेंट होता है हमेशा लॉन पेयर की डायरेक्शन में अपवर्ड रहता है। तो तीनों रिजल्टेंट NH बॉन्ड का जो डायपोल मूवमेंट है वो लॉन पेयर के डायपोल मूवमेंट के पैरेलल है। तो यहाँ जो दोनों के डायपोल मूवमेंट है जुड़ जाएंगे, तो यहाँ डायपोल मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। अब NF3 में देखते हैं, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचेगा। हम जानते हैं तो डायपोल मूवमेंट किसके डायरेक्शन में आया, फ्लोरीन की तरफ, इधर भी फ्लोरीन की तरफ, इधर ये NF बॉन्ड के। तो तीनों का जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तीनों NF बॉन्ड का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और N का जो डायपोल मूवमेंट है लोन पेयर का वो अपवर्ड होता है, मैंने कहा था। लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट और तीनों NF का जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल मैनर में है, पर इक्वल नहीं है, इसलिए 0 नहीं होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डायपोल मूवमेंट यहाँ पे कम होगा। और यहाँ दोनों का डायपोल मूवमेंट जुड़ रहा है, तीनों NH बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है और लॉन पेयर का जो डायपोल मूवमेंट है, तो वो आपस में जुड़ रहा है। तो therefore the dipole moment of NH3 is greater than dipole moment of NF3। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं, ये क्या चीज था, ये था रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड, जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट ऑफ लॉन पेयर। और यहाँ क्या है, जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट ऑफ 3 NF bond is anti-parallel to the dipole moment of lone pair। तो therefore हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, लॉन पेयर का और 3 NF बॉन्ड के रिजल्टेंट का जो डायपोल मूवमेंट है, इन दोनों का डायपोल मूवमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ कम हो जाएगा। और यहाँ दोनों पैरेलल है, जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम in this reaction AlCl3 plus Cl negative equals to AlCl4 negative। अब आप यहाँ क्या करेंगे, AlCl3 का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप जानते हैं एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमी तो 5 की है, लेकिन शेयरिंग मैक्सिमम 3 की ही करेगा, क्यों, क्योंकि उसका 3 इलेक्ट्रॉन है। तो Cl के साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन, 3 Cl थे तो एक इलेक्ट्रॉन कर लिया। Cl के लास्ट में भी 7 होते हैं, एक की कमी है। तो AlCl3 का स्ट्रक्चर है, 3 बॉन्ड पेयर है। जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होता है, और जहां ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होता है वहां सेंट्रल एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान रखना है। अब Cl नेगेटिव आया रिएक्शन करने। आप जानते हैं Cl के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव आया तो इसका मतलब 8 हो गए, तो ऑक्टेट तो इसका पूरा है। Al के पास आया, Al के पास देखेंगे 2 2 4 2 6, कमी कितने की, 2 की। तो Al कहता है भाई मेरे पास 2 की कमी। Cl कहता है चल एक काम कर, मेरा तो ऑक्टेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को देता हूं, लेकिन शेयरिंग दोनों बराबर की करेंगे। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण 4 बॉन्ड हो गए। जब 4 बॉन्ड हो जाए तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है तो आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर sp3।
तो एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया AlCl4 नेगेटिव में। इसी स्ट्रक्चर को मैंने आपसे कहा भी था, इससे पहले भी समझाया मैंने, जब भी एरो वाला बॉन्ड हो उसको हम सिंगल बॉन्ड से भी लिख सकते हैं। इट्स क्लियर। तो ये है AlCl4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें AlCl4 में Al की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है और AlCl3 में Al की sp2 है। इट्स क्लियर।